हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे। और क्या हाल चाल है भाई सभी के? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आई होप। फिर हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए। और प्रॉफिट लॉस मॉडरेट से ऊपर का लेवल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है। पहली क्लास बिल्कुल इजी, दूसरी क्लास इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट तक। आज की जो क्लास होगी वो मॉडरेट और मॉडरेट से ऊपर के सवालों को हम करेंगे। जल्दी से 10-15 सेकंड में जुड़ जाओ। ये होमवर्क दिया था भाई, कल मैंने आपको दिया था ना ये सवाल। तो बताएंगे इसका आंसर कितना आया था आप लोगों का? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके भाई, सवाल इसको करो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के कुछ सवाल पढ़ेंगे। कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? कल मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सवालों में ना ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सर यहां पर तो ओवरऑल उसे लॉस हुआ है। ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल उसे लॉस हुआ है। और हम जानते हैं लॉस बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है और उसमें से सेलिंग प्राइस हम माइनस करते हैं। अब लॉस कितना हुआ है? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो यहां मैं लॉस के नीचे क्या लिखूंगा? 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 6 SP। और लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ एक्चुअल में? एक्चुअल में जो लेन देन हुआ है वो तो 80 वस्तुओं का हुआ है। 80 वस्तुओं का। तो सीपी के नीचे क्या लिखेंगे? 80 CP। और एसपी के नीचे क्या लिखेंगे? 80 SP। ठीक है, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ, कितना होगा भाई? ये एसपी उधर आ जाएगा तो 86 SP बराबर 80 CP। तो 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 43। तो बच्चे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी के सामने 43 और एसपी के सामने 40। यानी कि 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस अगर 43 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 40। हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है उसने 80 वस्तुएं खरीदी है। यानी कि जो ये 11,180 है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, इतने में उसने खरीदा है। तो 43 यूनिट का मान कितना है? 11,180। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 11,180 बटे 43। कितनी बार जाएगा भाई? 43 दूनी 86, 14 और 11 4 छिंग 24, 6 बार जाएगा। एक यूनिट का मान 260। तो 40 का मान कितना होगा? 40 गुणा 260। ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस है 80 वस्तुओं का। 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। तो भाई 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे 40 गुणा 260। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40 गुणा 260। मैं कह रहा हूं गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। 40 दूनी 80 और 2 से जाएगा 130। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 130। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सर आप हमारे लाइब्रेरी में छा गए। क्यों भाई? मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ लाइब्रेरी वगैरह, हम कैसे छा गए? संदीप सर छाएंगे। आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? ओके तो इस टाइप के सवाल आराम से हो जाएंगे। इस टाइप से करोगे ना, मैं कह रहा हूं गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। एक चाहे सवाल में कितना भी आपको घुमा ले, आपने अगर इस प्रोसेस को एक बार समझ लिया तो सवाल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये सब छोड़ते हैं मुंह माया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़े से सवालों का लेवल बढ़ाते हैं। थोड़े से सवालों का लेवल बढ़ाते हैं। और अब अपनी बेल्ट को थोड़ा सा कस लो, क्योंकि आने वाली जो भी 1 2 3 क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो
गजब लेवल की होने वाली हैं, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल ओवर है, अब मॉडरेट होगा और मॉडरेट से ऊपर के लेवल हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सारी चीजें आप समझोगे अगर आप समझना चाहते हो तो। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें अब प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एंड होने के बाद डिस्काउंट तो छोटा सा चैप्टर है, 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, डिस्काउंट तो आराम से निपटा देंगे उसे। तो ये सवाल पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को जो आज मैं आपको कराने वाला हूं, ये एसएससी का पिछले लास्ट 3 इयर्स का ये मैं कराऊं, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी का टॉपिक है। सबसे ऊपर जो एसएससी की प्रायोरिटी है मेंस लेवल का, अगर मैं बात करूं, प्री में भी एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जो अब हम सवाल करने वाले हैं आज, एसएससी का प्रॉफिट एंड लॉस का हाई प्रायोरिटी का वो सवाल होने वाले हैं, जहां एसएससी आजकल बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है। एक बार सवाल को देखेंगे। एक व्यक्ति, देखो सवाल को करने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको कुछ सिखाता हूं। जो इस टाइप के सवाल है ना, मैंने उनको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है भाई? डिवाइड किया है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या है? कि जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो। आप भी ऐसे ही लिखो, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे विभिन्न विभिन्न प्रजाति के, और ये कंफ्यूज कर देंगे, कहीं कुछ दे देगा कहीं कुछ दे देगा। तो मैंने ना इनको सिस्टमेटिक तरीके से लगाया, और मैंने सोचा बच्चों को अगर सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जाए तो फिर कितना ही घुमा के आ जाए बच्चा आराम से कर लेगा। कैटेगरी 1 में क्या रखा है मैंने? जहां वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम होगा। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 क्या है? जहां कॉस्ट प्राइस क्या होगा? डिफरेंट होगा। भाई जहां क्रिया मूल्य क्या होगा? अलग होगा, सेम नहीं होगा। पहली कैटेगरी कॉस्ट प्राइस सेम, सेकंड कैटेगरी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट। कैटेगरी थर्ड में अब सेलिंग प्राइस पे आ जाओ, सेलिंग प्राइस सेम, और कैटेगरी 4 सेलिंग प्राइस डिफरेंट। ये 4 कैटेगरी में सवालों को हमने बांटा है। पहली कैटेगरी जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होगा, भी सवाल के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे। पहली कैटेगरी में जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा, सेकंड कैटेगरी में जब कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगा, थर्ड कैटेगरी में जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, और फोर्थ कैटेगरी में जब सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट होगा। ये 4 कैटेगरी से सवाल बनेंगे, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है भाई, पॉसिबिलिटी ही यही है। तो इन चारों के सवाल हम पढ़ने वाले हैं, और किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी आप देखेंगे। सवाल देखते हैं एक बार। इस सवाल को देखो कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, कैटेगरी 1 का ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपए में खरीदा। क्या पहली लाइन को आराम से पढ़ेंगे, सवाल से मतलब नहीं है, लैंग्वेज से मतलब है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को, ईच, पहली दूसरी तीसरी, प्रत्येक को 3,000 में खरीदा। पहली वस्तु को भी 3,000, दूसरी को भी 3,000, तीसरी को भी 3,000। क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल है? कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा? कैटेगरी 1 का सवाल है, जहां हमारा कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य सेम होता है। अब हमसे जब भी आंसर परसेंट में पूछे या रेशियो में पूछे, हमें ओरिजिनल नंबर की जरूरत नहीं होगी। कल की वर्कशीट नहीं थी, ठीक है, मैं बात कर लेता हूं, डोंट वरी। अब सवाल यहां फोकस करो। देखो बच्चा, क्लास पे, मेरी क्लास में ना आप इधर उधर की बातें मत किया करो, सारा फोकस यहाँ पे, क्योंकि आपकी क्लास के लिए मैं वास्तव में बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसको पढ़ाने में मैं अपना 100 नहीं 200% दे सकता हूँ, और देना चाहता हूँ। क्योंकि और जो बाकी बैचेस हैं भाई, लाइक कांस्टेबल वाले बैचेस हो गए, तो उनमें ना हम, जैसे मैं सीजीएल सिलेक्टेड हूँ, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कल को आप भी सिलेक्टेड हो जाओगे, तो ना एक स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। अब कांस्टेबल वालों को हम उन सवालों को नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है, उनके एग्जाम में वो लेवल आएगा भी नहीं। उनको उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां मैं थोड़ा सा बाउंड रहता हूँ।
आपके बैच में मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, मैं जितना लेवल चाहूं उतना उठा सकता हूं, क्योंकि आप भी एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ठीक है, यहां पर क्या कहा मैंने कि प्रत्येक को उसने 3,000 रुपए में बेचा। जब भी आंसर आपका परसेंट में पूछे तो हमें ओरिजिनल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखना कैसे, बस एक बात पे ध्यान रखना है कि उसने बोला 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 में खरीदा। क्या मैं 3 वस्तुओं को ऐसे मान सकता हूं, वस्तु ए, वस्तु बी और वस्तु सी? भाई 3 आइटम्स हैं ये ए बी सी। अब इसने कहा तीनों में उनका कॉस्ट प्राइस 3,000 है, मैं 3,000 मानता ही नहीं हूं। इक्वल बोला है ना, इक्वल पे फोकस करूंगा मैं। भाई उसने 3,000 कहा, मैं 3,000 नहीं मानता, मैं कहूंगा 100 रुपए में खरीदी, तीनों 100 में खरीदी है। भाई यहां भी 3,000 कह लो या 100 कह लो, कॉस्ट प्राइस तो सेम है। कॉस्ट प्राइस तो सेम है, क्योंकि आंसर परसेंट में पूछा है, तो 3,000 की एज सच कोई जरूरत नहीं है, बस कॉस्ट प्राइस सेम रखना है। 100 आपने मान लिया। अब उसने कहा इन वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ। भाई यहां अगर 10% का लाभ होगा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? प्लस का 10%, 20%, ये आप सभी आराम से निकाल सकते हो। तो पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी पर 5% लाभ, यहां प्लस का 5, और तीसरी पर 15% की हानि है। बच्चे यहां लॉस है, तो लॉस कितने का? माइनस का 15। कितने का लॉस है? माइनस का 15। अब भाई साहब ने पूछा कि कुल प्रॉफिट या लॉस बताना है, क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की देखें तो एक बार जोड़ना जरा, 10 और 5 15। भाई 10 और 5 15, 10 5 15 का प्रॉफिट यहां, 15 का नुकसान यहां, ओवरऑल तो 0 बात बन गई है। ओवरऑल तो 0 आया है, और अगर ओवरऑल 0 आया है तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 115 नहीं करोगे आप, ये 15% का लॉस है। देखा, यही तो होता है फोकस। बच्चे ने क्या किया? 10% का लाभ, 100 से 110, 100 से 105, 15%, 100 से 115। अरे प्यारे भाई, वो 15% की हानि है, यहां लॉस है 15% का। यहां 10 रुपए कमाए, यहां 5 रुपए कमाए, और यहां 15 रुपए नुकसान हो गया। ओवरऑल अगर मैंने देखा तो 10 और 5 15 प्लस का, और माइनस का 15, ओवरऑल आया 0, और 0 का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल ठीक जवाब आपका होगा। बस क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हमें, अब आप कहेंगे ना सर जी फिर 3,000 का क्या काम है? बच्चे कोई काम नहीं है, आप चाहो 3,000 से भी कर सकते हो। देख लो, मैं करा देता हूं। ए बी सी 3 वस्तुएं हैं, इसका भी कॉस्ट प्राइस मैं 3,000 मानता हूं, इसका भी 3,000 और इसका भी 3,000। 3,000 से कर लेते हैं। उसने कहा पहली पर 10% का लाभ कमाया, तो यहां अगर 10% में लाभ और हानि देख रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाभ या हानि। यहां कितने का लाभ कमाया? 10%, यानी कि 300 रुपए का। यहां 5%, 150 रुपए का, और यहां 15% का नुकसान कर लिया। 15% होता है माइनस का 450। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो 450 तो प्लस का है, और माइनस का 450 यानी कि 0। ओवरऑल क्या है? 0। 3,000 से भी वही आया। तो समझे आप कि जब भी आंसर परसेंट में कहेगा, हमें ओरिजिनल संख्या की जरूरत नहीं है, हम 100 मान के भी आराम से सवाल को कर सकते हैं। ऐसे एक नेक्स्ट सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट इसका आंसर मुझे बहुत स्पीड से देने वाले हैं। कैसे? कोशिश करिए इसका आंसर आप दे पाओ। एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। कैटेगरी 1 का सवाल है। कैटेगरी 1 यानी कि जहां कॉस्ट प्राइस सेम होता है। एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। यहां से यहां तक के सवाल में मेरे दिमाग में आया
ओफो, ये तो कैटेगरी 1 का सवाल है जहां कॉस्ट प्राइस सेम होता है। अब उसने कहा यदि वह साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरी साइकिल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसका कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हो जाए। नो नीड ऑफ ओरिजिनल नंबर, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में पूछा है। बस एक बात फोकस करनी है पहली लाइन से कि उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, उनका क्रय मूल्य सेम है। तो दो साइकिल हैं ए और बी, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, क्योंकि प्रत्येक को 3000 के हिसाब से खरीदा, पहली साइकिल भी 3000, दूसरी भी 3000, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम है। मैं 100 मान लेता हूं, मैं 100 मान लेता हूं, पहली भी 100, दूसरी भी 100। अब उसने कहा यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, तो बच्चे यहां प्रॉफिट कितना हुआ उसे, भाई लाभ कितना हुआ यहां, 10 रुपए का, 10% का लाभ है। दूसरी साइकिल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 20% का लाभ हो। ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। भाई 100 रुपए की पहली साइकिल, 100 रुपए की दूसरी, और दोनों मिलाकर 200। और ओवरऑल कितना कह रहा है, 20% का प्रॉफिट। अगर मैं इस 200 रुपए का 20% निकालता हूं तो ये आएगा 40। अब बच्चे सामने देखो, 10 रुपए का प्रॉफिट तो यहां कर लिया, और ओवरऑल 40 रुपए का प्रॉफिट करना है, तो क्या यहां 30 रुपए का प्रॉफिट करना पड़ेगा। हमने देखो कि उसने कहा पहली वस्तु पर 10% का लाभ, तो प्लस का 10, कह रहा दूसरी पर कितना लाभ कमाए कि ओवरऑल 20% का लाभ हो। ओवरऑल का मतलब है 100 और 100, 200 रुपए टोटल है, टोटल पर 20% का लाभ, यानी कि 40 रुपए का लाभ वो करना चाहता है ओवरऑल। 40 में से 10 रुपए का लाभ वो कर चुका है, कितने का और करना है अभी, 30 रुपए का। और 30 रुपए का प्रॉफिट किस पर बच्चे, 100 पर, और इंटू 100, तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 30%। कितना आंसर आएगा, 30%। कैटेगरी 1 क्लियर, कैटेगरी 1 क्लियर, जहां हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होगा, हम आराम से सवाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है, ये कौन सी कैटेगरी का है जी, देखना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 मैंने आपको बताई थी जहां कॉस्ट प्राइस सेम होगा। कैटेगरी 2 क्या है, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगा। देखना ये एक सवाल कौन सी कैटेगरी का है जरा, कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है। ये तो कैटेगरी 2 का सवाल है जहां क्रय मूल्य अलग अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में 480 रुपए का अंतर है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। जो मैं ये सवाल आपको कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूं ना, मेरा विश्वास करो, अगर इस टाइप से आपने पढ़ लिए कैटेगरी वाइज से, प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, एक सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और ऐसे उठ पटांग कोई सा भी सवाल उठा लिया मैंने कोई सी कैटेगरी का, तो आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन मार्क बड़ा वाला रहेगा, सर इसमें ऐसे क्या है तो पिछले वाले में ऐसे क्यों नहीं किया, सर यहां विक्रय मूल्य बराबर है तो पिछले वाले में भी बराबर था, फिर वहां ऐसे क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे आपके दिमाग में। उन सवालों का ही सॉल्यूशन पहले मैंने क्लास से पहले किया कि बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ सकते हैं और इन सवालों के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, फिर उस हिसाब से मैं अपनी क्लास तैयार करता हूं। आपके सवाल जो दिमाग में खड़े होते हैं ना, उनको पहले मैं सोच लेता हूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट सोचता हूं मैं भी कि अगर मैं खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा हूं तो क्या क्या सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं, उनको पहले सोचकर फिर उनके सॉल्यूशन को मन में सेट करके फिर सवाल आपके तैयार किए जाते हैं। सवाल है दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है। कैटेगरी 2 का सवाल है जहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होता है। तो यहां ए और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 4 और 5 का रेशियो है। अब उसने कहा कि भैया ए पर तो 10% का लाभ हुआ और बी पर उसे 20% का लाभ हुआ, और उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 है।
आप मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि जब भी हमें परसेंट निकालना हो किसी अनुपात का, तो क्या मैं यहां दो दो जीरो लगा दूं? भाई दो दो जीरो अगर मैं लगा दूं, कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि मुझे आगे परसेंट निकालना है। मुझे आगे परसेंट निकालना है कि ए पर 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ हुआ, तो आगे मुझे परसेंट निकालना है। तो यहां अगर मैं इसका 10% का लाभ कमाता हूं, तो बच्चे इसका 10% कितना हो जाएगा? 40। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? विक्रय मूल्य बताना जरा। 400 और 40, 440। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। अब उसने कहा बी पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। बी कहां है? ये रहा। इस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा। इसका 20% कितना होता है? 100। और यहां सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 600। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 600। अब उसने कहा कि भैया विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है। विक्रय मूल्य में कितना डिफरेंस है? 480। यहां जरा डिफरेंस बताना कितना है? यहां डिफरेंस है 160 का। विक्रय मूल्य ही है ना, ये भी सेलिंग प्राइस ही तो है। और 160 यूनिट का मान कितना है? 480 रुपए। तो बच्चे एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 रुपए। एक यूनिट का मान कितना? 3 रुपए। और सवाल ने कहा बी और ए के क्रय में डिफरेंस, और क्रय में डिफरेंस कितना है? यहां क्रय में डिफरेंस है 100 यूनिट का, और हमें बताना है 100 यूनिट का मान, जो कि हो जाएगा 300। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर आ गया। कैटेगरी 2 का सवाल है जहां कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। कैटेगरी 1 जहां कॉस्ट प्राइस सेम था, हमने 100 मान के आराम से सवाल को कर लिया था। यहां कॉस्ट प्राइस सेम नहीं था, तो आराम से जैसे सवाल ने बोला उसी प्रकार हमने सवाल को किया। ये सवाल देखो, ये भी कैटेगरी 2 का सवाल है, यस और नो। पहले ये बताएंगे, बाकी बच्चे करने लग जाओ। जो बता सकते हो, जो बताना चाहते हैं, कमेंट वाली टीम वो बताए मुझे कि क्या ये कैटेगरी 1 का सवाल है, या कैटेगरी 2 का सवाल है, या 3 का सवाल है, या 4 का सवाल है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी कैटेगरी। पीछे जाके देखो, मैंने कैटेगरी लिखवाई है। जो आज की मैं क्लास कर रहा हूं उनको मैंने कैटेगरी में बांटा हुआ है। आप मुझे बताओ, 110% और 115% निकाल कर भी वही आएगा? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने 10% अलग से निकाल के उसमें जोड़ दिया 100% में। आप डायरेक्ट 115% निकाल लो, बात वही है। कौन सी कैटेगरी का है जी? कॉस्ट प्राइस सेम वाली का, डिफरेंट वाली का? अनिल ने 10,000 की कुल कीमत पर, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कैटेगरी 1 या 2, क्योंकि आपको मैं सवाल समझाना सिखा रहा हूं और आप में से बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। यहां देखो सवाल को, उसने कहा अनिल ने 10,000 की कुल कीमत पर, टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, और दो वस्तु ए और बी को क्रय किया। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी 1 का सवाल है जहां कॉस्ट प्राइस सेम है? भाई उसने एक हमें ओवरऑल बोला कि 10,000 रुपए अनिल ने दिए और दो वस्तु खरीदी। हमें क्या पता वो दोनों बराबर, हम कैसे कह सकते हैं 5-5 हजार की होंगी? नहीं हो सकता है एक वस्तु 8,000 की हो, एक 2,000 की हो सकता है एक 9,000 की हो, एक 1,000 रुपए की हो सकता है एक 3,000 की हो, एक 7,000 की हो। डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो 10,000 की कुल कीमत पर अगर दो वस्तु को क्रय किया, तो ये कैटेगरी 2 का सवाल है जहां कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होता है। उसने एक वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए को विक्रय मूल्य का पता लगाए, क्या होगा? हाँ, सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते। वैरायटी बन सकती है क्वेश्चंस की। हो सकता है 5-5 हजार रुपए के हो दोनों वस्तु, हो सकता है ना भी हो, तो डिफरेंट मान के चलेंगे फिर हम, है ना? सेम होंगे तब भी आंसर वही आना है। तो
आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो चलो हमने ये डिसाइड किया कि ये हमारा कैटेगरी बी का सवाल है, कैटेगरी टू का। यहां से आगे पढ़ते हैं। ए को 15% के लाभ पर बेचा और बी को 10% की हानि पर बेचा। ए को 15% का लाभ, बी को 10% की हानि, और पूरे सौदे में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नील। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ना दो दो पेन है, मेरे पास दो पेन है। एक पेन को मैं बेचता हूं प्रॉफिट पर, 20 रुपए के प्रॉफिट पर, और एक पेन को बेचता हूं, पेन नंबर 2, पेन नंबर 1 को 20 रुपए के लाभ पर, और दूसरे पेन को बेचता हूं बच्चे मैं लॉस पर। मैंने कहा इसे 10 रुपए का लॉस हो गया, यहां 20 रुपए का प्रॉफिट है। ओवरऑल बताना जरा क्या होगा। ये सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास ना दो पेन है, पहले पेन को मैंने 20 रुपए के लाभ पर बेचा और दूसरे पेन को 10 रुपए के लॉस पर बेचा। आप कहेंगे सर ओवरऑल तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपको ओवरऑल तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन बच्चे अगर मैं एक काम आपसे बोलूं कि अगर पहले पेन को 20 रुपए का प्रॉफिट और दूसरे को मैंने 20 रुपए का लॉस ऐसे कर दिया, जितना मैंने यहां प्रॉफिट कमाया उतना मैंने यहां लॉस कर दिया, तो क्या इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाएगी? क्या इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाएगी? कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कब केस बनता है? जब प्रॉफिट जितना आप कमा रहे हो वो लॉस के बराबर हो जाए। जितना आप प्रॉफिट कमाते हो अगर वो लॉस के बराबर हो जाए तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन बन जाती है। मान लो किसी गाड़ी को बेचने पर आपने 2 लाख रुपए कमाए और दूसरी गाड़ी को बेचने पर 2 लाख का नुकसान कर लिया, तो आपने कुछ कमाया नहीं कमाया, तो आपने प्रॉफिट को लॉस के इक्वल किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस सवाल में वही चीज काम आनी है। अगर उसने बोला है पहली वस्तु पर 15% का लाभ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15% ऑफ ए, ये पहली वस्तु का जो प्रॉफिट होगा, ये पहली वस्तु का प्रॉफिट है, पहली वस्तु का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, क्या ये 10% ऑफ बी के बराबर हो जाएगा? तभी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। कोई लाभ और हानि नहीं होने से आप क्या समझे कि जो पहली वस्तु पर लाभ कमाया होगा वो दूसरी वस्तु की हानि के बराबर हो जाएगा। यस और नो? तो यहां से आप ए और बी का रेशियो बताना जरा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बच्चे ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 2 और 3। तो इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10,000 है। तो मैं एक काम करूं, 3 और 2 5 यूनिट का मान 10,000, 1 यूनिट का मान 2,000, तो 2 यूनिट का मान 4,000 और 3 यूनिट का मान 6,000। इनका कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दिया। अब उसने कहा कि वस्तु ए का सेलिंग प्राइस बताना है। बच्चे ये तो कॉस्ट प्राइस है, और अगर सेलिंग प्राइस बताना है तो वस्तु ए को तो 15% के लाभ पर बेचा था, तो इसका 115% निकाल दो, इसका 115% निकाल दो 4,000 का। ये आ जाएगा आपका 15 चौके 60, 460, 4600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से इस सवाल को रिपीट करता हूं। मैंने आपसे कहा अगर किसी सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस करना हो, अगर किसी सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस करना हो, अगर किसी सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस करना हो, तो हम जितना प्रॉफिट इधर कमाया उसको लॉस के बराबर कर देंगे, उसको लॉस के बराबर कर देंगे। तो प्रॉफिट कमाया 15% ऑफ ए और लॉस था 10% ऑफ बी, इक्वल कर दिया, ए और बी का रेशियो आ गया। यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया, उसने विक्रय मूल्य पूछा था, 115% निकाला और 4600 रुपए आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चलें, इस सवाल पे आइए। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो बच्चे, मैं एलिगेशन से आपको बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि सीएचएसएल वाले कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है। अभी सीजीएल वालों ने पढ़ा है, तो चलो इसको एलिगेशन से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एलिगेशन से ये सवाल कैसे होगा। एलिगेशन सीजीएल वाले बच्चों ने पढ़ा है, तो चलो उनके लिए हम इस सवाल को एक बार ना एलिगेशन से कर लेते हैं। भाई ए वस्तु को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि, 10% की हानि है तो इसको माइनस का 10% लिख देंगे। और ओवरऑल जो होता है वो सेंटर में लिखा जाता है, ओवरऑल सेंटर में लिखा जाता है। ओवरऑल तो नो प्रॉफिट नो लॉस है तो जीरो आ जाएगा, ओवरऑल तो नो प्रॉफिट नो लॉस है तो जीरो आ जाएगा। अब यहां से रेशियो बनाइए, देखो बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है, 15 में से जीरो गया 15 और जीरो में से माइनस का 10, ये बड़ी है ना जीरो, जीरो में से माइनस का 10 जाएगा तो 10% आ जाएगा। रेशियो आ गया 2:3 का, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना 10,000 कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट का मान 2,000 तो 2 यूनिट का मान 4,000। तो जो वस्तु ए है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4,000। उसने कहा उसका सेलिंग प्राइस बताना है और वस्तु ए को तो 15% के लाभ पर बेचा गया है तो इसका 115% निकाल दो, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 4,000 का कितना 4600। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। तो यहां आप आराम से, अगर ओवरऑल लॉस दे देता तो कुछ, अरे तब कैसे होता, मैं भाग गया यहां से सारे सवाल कराऊंगा भाई, आप तसल्ली तो रखो। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस दे दिया, ये देता वो देता। आराम से पढ़ो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ आपके दिमाग में जो सवाल है वो सारे मैं क्लास से पहले अपने दिमाग में लाके हर सी चीज यहां सामने है। ऐसे होता तो सर कैसे होता, वैसे होता तो कैसे होता, वो सब यहां होता है और मिलेगा सब आपको। जल्दी से बताओ ये सवाल। ये सवाल देखेंगे, रमेश एक मेज और एक कुर्सी 3900 रुपए में खरीदता है। कैटेगरी 2 का सवाल है जहां हम नहीं बता सकते कि सेम है या डिफरेंट है। दोनों मिलाकर उसने 3900 में खरीदी। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है और ओवरऑल 540 का लाभ होता है। पिछले सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस था तो जीरो रखा था मैंने, यहां उसने कहा भैया ओवरऑल 540 का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ मेज और कुर्सी का मूल कितना अंतर है, कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है। यहां नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन नहीं है तो यहां इस प्रॉफिट को उसके बराबर आप नहीं कर सकते हो, वो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में था। यहां तो हमें कुछ और करना है। एलिगेशन से भी आसान है सवाल ये वैसे तो, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। मैंने कहा मेज और कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 3900, तो मेज और कुर्सी का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 3900 के। पहले आप इसका बेसिक तरीका देख लो, फिर मैं एलिगेशन से भी करा दूंगा। जो आपको बेस्ट लगे आप उसे अप्लाई करना, आप उसे अप्लाई करना। देखिए उसने कहा मेज और कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 3900 है तो मैंने m प्लस के बराबर 3900 लिख दिया। अब उसने कहा मेज को 8% के लाभ पर बेचा और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचा और टोटल जो प्रॉफिट है 540 का हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8% ऑफ मेज प्रॉफिट इसका और 16% ऑफ कुर्सी बराबर 540 है। भाई मैंने प्रॉफिट को उठा लिया कि मेज पर अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 8% ऑफ मेज, कुर्सी पर 16% का लाभ हो रहा है तो 16% ऑफ कुर्सी, और दोनों को जोड़ा बराबर 540 क्योंकि टोटल प्रॉफिट 540 का है। अब दो समीकरण है, इनको सॉल्व करना है। कैसे दो समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, यहां m प्लस के 3900 है, 8% ऑफ m और 16% ऑफ k बराबर 540। किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, m को एलिमिनेट कर दें
तो कैसे होगा, 8% से गुणा कर दो, पूरे समीकरण को 8% से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8% ऑफ m, ये वाला समीकरण, प्लस 8% ऑफ k बराबर 8% ऑफ 3900, 8% ऑफ 3900। पूरे समीकरण को 8% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 8 नाम 72, 8 तिया 24, 24 और 7 31। पूरे समीकरण को मैंने 8% से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे ये दोनों इक्वल बनाना था। अब क्या करो बच्चे, इस समीकरण में से ये माइनस कर दो, तो ये 8% m से 8% घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 8% ऑफ k बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 3 गए 2, तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 228 गुणा 100, ये जो बटे 100 आता, और यहां बटे 8, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, भाई 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 से कटेगा 50 बार, तो k कितना आ गया, k आ गया 0, 5 सत्ते 35, 3 5 पूरे 25 और 3 28, 2850 आ गया k, 2850 तो आ गया k। अब उसने कहा, हम कहते हैं m का मान कितना होगा, इस वाले समीकरण से ही आ जाओ, m कितना हो जाएगा 3900 माइनस 2850, ये m का मान आ जाएगा, कितना आएगा जरा बताना, 0, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 1050 मेज है, 1050 मेज है, 2850 आपका कुर्सी है, तो हमें बताना है दोनों का डिफरेंस, जरा बताना भाई दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 0 0 और 1800, कितना डिफरेंस है दोनों का, 1800। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टेंशन ना लो। सवाल ने कहा एक मेज और एक कुर्सी 3900 में खरीदी, मैं इसका दूसरा तरीका भी कराऊंगा, मेज और कुर्सी 3900 में खरीदी, ओके, 8% लाभ पर मेज को बेचा, 16% लाभ पर कुर्सी को बेचा और टोटल 540 का प्रॉफिट हुआ, तो 8% ऑफ मेज प्लस 16% ऑफ कुर्सी बराबर 540। अब ये दो समीकरण सॉल्व करके मुझे वैल्यूज निकालनी है m और k की, तो मैंने ऊपर वाले समीकरण को 8% से गुणा कर दिया, तो क्या बन गया, 8% ऑफ m, 8% ऑफ k, 3900 का 8% 312। फिर मैंने इस समीकरण में से ये माइनस कर दिया तो इससे ये कट गया, 16% से 8% जाएगा तो 8% बचेगा, इसमें से ये गया 228, k की वैल्यू आ गई इतनी, और k इतना है तो m 3900 में से माइनस कर दिया 1050, दोनों का डिफरेंस पूछा था 1800, बिल्कुल सही जवाब। अब करते हैं इसे हम अपने एलिगेशन मेथड से, कि एलिगेशन मेथड से ये कैसे हो सकता है। ठीक है भाई, मैं रफ कर रहा हूं यहां से, मैंने रिपीट करके भी समझा दिया है, और हो सकता है कि एलिगेशन में आपको थोड़ा सा कम कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन की जरूरत पड़े एलिगेशन मेथड से। कैसे, मेज को 8% के लाभ पर बेचा, कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचा, ओवरऑल कितना है 540 रुपए का, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये आप बताओ कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। यहां तो रुपए में दिया हुआ है कि 540 रुपए का प्रॉफिट है, मैं कह रहा हूं परसेंट में ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे सर ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 540 बटे, और टोटल पैसा कितना है 3900 और इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, 3 से जाएगा 13 बार और 3 से जाएगा 180 बार, तो सर ओवरऑल आ गया 180 बटे 13%, ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट परसेंट आ गया ओवरऑल। अब एलिगेशन मेथड लगा दो कि मेज को 8% के लाभ पर, कुर्सी को 16% के लाभ पर, और ओवरऑल कितना है 180 बटे 13%। अब ये 13 हटाना है तो 13 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, 13 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे तो ये बटे 13 हट जाएगा, ये आ जाएगा 104, ये कितना आएगा भाई 16 3 48, 4 16 कम 16 4 20, 208। अब जरा लगाना यहां, जरा लगाना भैया यहां पर, 180 में से 104 गया तो कितना जाएगा 76,
और 208 में से 180 गया तो 28 आ जाएगा। रेशियो आ गया 4 सत्ते 28 और 19 बार। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। बस हो गया सवाल। 8% की गुणा इसलिए की जितेंद्र भाई उस सवाल उस तरीके में, क्योंकि हमें समीकरण में से किसी एक को हटाना था, इसीलिए मैंने एक को 8% से मल्टीप्लाई करके m को 8% बनाया, तो m 8% m से 8% m कट गया था। अब यहां आ गया 19 और 7 26 यूनिट का मान कितना है भाई 39,000 एक यूनिट का मान कितना है 3900 बटे 26, तो आ जाएगा आपका 13 दूनी 26 13 तिया 39, एक यूनिट का मान 150। आपसे क्या पूछा है अंतर, अंतर कितना है इनका 12 यूनिट, और 12 यूनिट का मान कितना है 12 गुणा 150 यानी कि 1800। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या किया मैंने ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दिया 3900 पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया इतना परसेंट, उसे सेंटर में रखा, फिर मैंने 13 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का रूल होता है कि किसी एक में अगर बटे में है ना तो उसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं। तो ये बटे वाला सीन हट गया, 104 208, रेशियो आया 7:19 का। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, कर सकते हो इसे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है शायद एलिगेशन से आपको ज्यादा अच्छे से लगा ये समझ में। ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी, पानी की है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पानी की है। 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर 160.8 का लाभ हुआ तो अर्जित लाभ क्या होगा। तो सॉरी, बोतल का क्रय मूल्य बताओ कितना है। आठ परसेंट का लाभ 108%, 16% का लाभ 116%। क्या करोगे फिर उससे विशांत कपूर, फिर उससे आगे क्या। ठीक है 108% कर दिया मैंने, ठीक है मैंने 116% कर दिया। अब उससे आगे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, बताओ आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, ओवरऑल दिया हुआ है। चलो ओवरऑल भी आपने निकाल दिया, फिर क्या करोगे उससे। क्या आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है। 100 से 108 आप कर सकते हो, 100 से 116 कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में रिलेशन कैसे क्रिएट करोगे। इन दोनों में तो भी तो रिलेशन क्रिएट होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, कुछ तो रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो सवाल आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुक के खड़े हो जाएंगे 108 116 पे ही। जो आप कह रहे हो मैं वही तो कह रहा हूं कि इसी आपके इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से ही मैंने इस टाइप के सवालों को कैटेगरी में बांटा। बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि सर ये सवाल उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, वो सवाल इस तरीके से क्यों नहीं हुआ। जो आप कह रहे हो इस तरीके से सवाल भी होंगे, आने वाले हैं वो भी, तो सेलिंग प्राइस वाले केस में होते हैं, वो कैटेगरी 3 और 4 में आपको मिलेंगे। ए ने कुल 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी, टोटल 900 रुपए हैं, इक्वल नहीं है। उसने बोतल को 12% के लाभ पर, बैग को 20% के लाभ पर बेचा, तो कुल मिलाकर 160 का लाभ हुआ। तो बताओ बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां आप ना ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहां किसी एक का कॉस्ट प्राइस पूछा है। पिछले वाले सवाल में हेल्प नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां डिफरेंस पूछा था। यहां किसी एक इंडिविजुअल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। किसी एक को हम बोतल का क्रय मूल्य मानेंगे, दूसरा वाला बैग का हो जाएगा, और फिर उनको इतना इतना परसेंट निकालेंगे और देखेंगे कि 160.8 किससे बन रहा है। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप एलिगेशन लगाओ। मैं कह रहा हूं ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 160.8, कितना परसेंट है बटे 900 और इंटू 100। मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको इतना ही रहने दो भाई, 1608 बटे 90%, इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1608 बटे 90%, ओवरऑल को इतना ही रहने दो। अब उसने कहा कि बोतल को 12% के लाभ पर बेचा, तो भैया बोतल को 12% का लाभ ये रहा,
बैग को कितना परसेंट, 20% के लाभ पर। ये बोतल है, ये बैग है, और ओवरऑल क्या हुआ है, 1608 बटे 90। अब ये 90 हमें हटाना है, तो तीनों जगह 90 की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों जगह 90 की मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे एक बात याद रखना, जो हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं ना, ये कैटेगरी 2 में ही लगा सकते हैं बस। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में सवाल बनेंगे जहां आपको सेलिंग प्राइस देगा कि कुल इतने में बेची, एक को इतना परसेंट लाभ, दूसरे को इतना, वहां एलिगेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नीचे जो रेशियो बनता है ना, वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनता है, इसीलिए हम उस कैटेगरी 3 और 4 में एलिगेशन नहीं लगाएंगे। वो आएंगे सवाल, उस टाइम में आपको बोलूंगा कि यहां एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे जो एलिगेशन में रेशियो बनता है वो कॉस्ट प्राइस का बनता है। तो जरा बताना यहां कितना बनेगा, 12 निम्मा 108, 1080, ये कितना बनेगा, 9 दूनी 1800। तो 1608 में से इतना गया, तो 8 में से 0 गए 8, और 10 में से 8 गए 2, और 15 में से 10 गए 5। यहां कितना बनेगा जरा बताना भाई, 192। 10 में से 8 गए 2, 9, और 17 में से 16 गया 1। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 से कटेगा 13 2, फिर 4 से कटेगा 12, 16 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 6 48, नहीं 4 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, और 12 11 132, 4 रेशियो आ गया, 12 से काट दिया मैंने, है ना। अब उसने कहा कि भैया बोतल का क्रिया मूल्य, टोटल क्रिया मूल्य कितना है, 11 और 4 15 यूनिट का यह मान कितना है जी, 900 रुपए। एक यूनिट का मान कितना है, 60 रुपए। तो बताना है बोतल का क्रिया मूल्य 4 यूनिट का, तो 4 गुणा 60 यानी कि 240। और बैग का क्रिया मूल्य पूछेगा तो 11 गुणा 60, वो बैग का क्रिया मूल्य आ जाएगा। तो कैटेगरी 2 क्लियर है सभी स्टूडेंट को, कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए आ जाते हैं कैटेगरी 3 पर, आ जाते हैं कैटेगरी 3 पर। कैटेगरी 1 क्या थी, जहां कॉस्ट प्राइस सेम था। कैटेगरी 2 क्या थी, जहां कॉस्ट प्राइस डिफरेंट था। और कैटेगरी 3 क्या है, कैटेगरी 3 है सर जहां सेलिंग प्राइस सेम है। कैटेगरी 2 क्लियर, कैटेगरी 1 क्लियर, कैटेगरी 3 पे आ गए जहां सेलिंग प्राइस सेम है। और सेलिंग प्राइस सेम वाला सवाल आपके सामने ये रहा, देखेंगे एक बार आराम से। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं कैटेगरी वाइज दिमाग में सेट कर लेना, नहीं तो इस टाइप के सवालों में कंफ्यूजन का ऐसा ब्लास्ट होगा ना कि आप आसान सवाल भी नहीं कर पाओगे, गलत सलत तरीके लगा दोगे। एक यूनिट का मान 15 का मान 900, तो एक का मान 900 बटे 15 60 आएगा। सर्वेश भाई सवाल है, दो बाइक को लगातार मूल्य का योग लगातार कह रहा हूं, दो बाइक के लागत मूल्य का योग 50,000 है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी बाइक को 20% की हानि पर, और विक्रय मूल्य समान है। ये कैटेगरी 3। ऐसे सवाल देखते ही दिमाग में कैटेगरी आनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, और तुरंत आप सवाल को कर लेंगे। भैया दोनों का कॉस्ट प्राइस 50,000 है, पहली को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा, और उनका सेलिंग प्राइस है इक्वल। तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बताना है। सेलिंग प्राइस इक्वल मिला तो कैटेगरी 3 में हम इसको रखेंगे। और इस तरह के सवालों का इतना गजब मेथड आपको बताने वाला हूं, बुक से उठाकर देखना इस तरह के सवालों को। मैं कह रहा हूं इतने बड़े में आंसर दिया होगा, एक पेज पूरा, आधी साइड का पेज भरा हुआ होगा उसने। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको पता है कि अलग अलग बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे नहीं सर नहीं जानते, तो दोनों मिलाकर 50,000 में है, कौन सी कितने की हमें क्या पता। लेकिन उसने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा है।
आप मुझे एक बात बताओ, पहली बाइक और दूसरी बाइक को मैं ए और बी उनका कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं कि पहली बाइक का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरी बाइक का कॉस्ट प्राइस बी है। कॉस्ट प्राइस ए और बी माना। अब अगर पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा दोनों बाइक का परसेंट में, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस बोला है समान है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहां से हमें जरूर। मुझे एक बात बताओ, अगर पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो परसेंट में कितने परसेंट सेलिंग प्राइस हो जाएगा? परसेंट सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे सर 20% का लाभ अगर पहली बाइक पर है ना तो 120% में बेचा जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया, और अगर दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा जाए तो बच्चे इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80% ऑफ बी। 80% ए और बी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% पहली बाइक का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 80% दूसरी बाइक का सेलिंग प्राइस। मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया परसेंट में, और भाई साहब ने बोला है कि भाई विक्रय मूल्य समान है और दोनों विक्रय मूल्य समान कर दो, बस ए और बी का रेशियो आ गया, सवाल हो गया आपका। यही तरीका बेस्ट है जब विक्रय मूल्य समान दिया हो और क्रय मूल्य आपके पास हो, दोनों का क्रय मूल्य है आपके पास और विक्रय मूल्य समान बोल दे। ठीक है? कौन सी इसमें ना सब कैटेगरी और लिख लो साइड में कि जब आपके पास सीपी गिवन हो और एसपी बराबर हो। जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो और एसपी बराबर हो तो आप इस तरीके से करेंगे कि पहली पर 20% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस, दूसरी पर 20% का लॉस तो सेलिंग प्राइस। इक्वल कर दिया क्योंकि दिया हुआ है, तो यहां से रेशियो कितना बनेगा भाई? 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। बच्चे ए और बी का रेशियो कितना बन गया? ए के सामने 2 और बी के सामने 3। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, और कॉस्ट प्राइस 50,000 है। 3 और 2 5 यूनिट का मान आ गया 50,000, 1 यूनिट का मान 10,000, तो 2 यूनिट का मान कितना? 20,000, और 3 यूनिट का मान 30,000। के का मतलब 1000 होता है। उसने कहा दूसरी बाइक का क्रय मूल्य, वो तो 30,000 है, ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने? कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो सवाल आगे आगे दौड़ेंगे। अगला सवाल जल्दी से कौन सबसे पहले आंसर देगा? कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस तो सेम क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन है ये तो। इसे बताओ। करो भाई जल्दी से। बताओ। अलग था परसेंटेज? नहीं, अलग क्यों था? 20% ही तो दिया हुआ है। पहली को 20% लाभ, दूसरी को 20% हानि। पहली, अच्छा पहली का क्रय मूल्य पूछ लिया इसने। ओहो, इसने पहली का पूछ लिया बच्चे यहाँ। अरे पहली का तो फिर हम यहीं से निकाल देंगे ना भाई, ये 20,000 है। 20,000 सेम क्वेश्चन है, पहली का विक्रय क्रय मूल्य 20,000, इसका आंसर आ जाएगा। उसमें दूसरी का पूछा था, सेम क्वेश्चन है, पहली का पूछा है 20,000। विक्रय मूल्य का रेशियो लेने पर क्रय मूल्य का कैसे हो गया है? यही तो कहानी है असली। मैंने आपसे कहा था कि ए और बी तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अगर मैं कहूं इसका 120% ऑफ ए, ये सेलिंग प्राइस है। ए तो अपने आप में कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इसका ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये सेलिंग प्राइस है। ए कॉस्ट प्राइस है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस है, तो ए जो आएगा रेशियो वो कॉस्ट प्राइस का आएगा।
आप इसमें कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर आपने सेलिंग प्राइस को इक्वल किया तो ए और बी कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे बना, क्योंकि वो थे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो था वो 120% ऑफ ए सेलिंग प्राइस था, 80% ऑफ बी सेलिंग प्राइस था, उनको मैंने इक्वल किया, वहां से ए और बी का रेशियो आया तो वो कॉस्ट प्राइस था। एक व्यक्ति दो घड़ी ए और बी को कुल 33 को एक बार देख लीजिए कमल, लास्ट में देखेंगे 37 को, अब कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, लास्ट में देखेंगे। एक व्यक्ति दो घड़ी ए और बी को कुल 800 रुपए की लागत में क्रय करता है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। वह दोनों घड़ी को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। भैया विक्रय मूल्य समान है, कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। और घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। दोनों का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा, दोनों का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कैटेगरी 3, और उसमें भी सब कैटेगरी कि जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस इक्वल हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस इक्वल हो। मैं मान के चलूंगा कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये बी कॉस्ट प्राइस है। बच्चे ये अपने आप में कॉस्ट प्राइस है और ये लास्ट तक कॉस्ट प्राइस रहेंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि पहली को 18% के लाभ पर बेचा है तो 18% का लाभ मतलब होता है 118% ऑफ ए। ये इतना पार्ट पूरा ये सेलिंग प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस रहेगा ए अपने आप में, लेकिन अगर ए को मैं 118% से गुणा कर दूं तो वो सेलिंग प्राइस बनेगा। अब आगे बात समझ में, उसने कहा दूसरी को 22% की हानि, 22% की हानि यानी कि 78% ऑफ बी, ये इसका सेलिंग प्राइस है। ये बी अपने आप में कॉस्ट प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 78% होता है सेलिंग प्राइस। और उसने कहा कि उनको विक्रय मूल्य उनका समान है, तो हम यहां समान विक्रय मूल्य कर देंगे। एक कह रहा है एलिगेशन से नहीं होगा। भाई रट्टू तोते बनोगे नहीं निकलेगा एग्जाम। कौन सा सवाल कौन से तरीके से होगा, मैं लैंग्वेज पे जोर क्यों देता हूं, सवाल में इतनी सारे मैं ऐसे ऐसे क्यों खींचता हूं मैं लाइन, ताकि आप सवाल को पढ़ना सीखो कि कौन सा सवाल कौन से तरीके से होगा। सर एलिगेशन से नहीं होगा, भाई ये रट्टू तोते बनोगे, मैं कह रहा हूं नहीं होगा कुछ भी। रटोगे चीजों के तरीकों को रटोगे तो मेरी मेहनत बेकार है फिर। तो मैंने सेलिंग प्राइस इक्वल किया, अब सेलिंग प्राइस इक्वल किया तो ए और बी का रेशो जरा बताना कितना आएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 से जाएगा 39 बार, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 1 2 नाम 18, बच्चे ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 39 और ये आ गया 59। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, क्योंकि ए और बी अपने आप में कॉस्ट प्राइस थे। अब जो कर लो भैया 800 के इक्वल जोड़ना जरा, 9 और 9 18, 5 3 8 और 1 9, विक्रय मूल्य समान है। ए पर एक 18% का लाभ, बी पर 22% की हानि, दोनों का क्रय मूल्य दशमलव में बनेगा। ये तो 98 यूनिट का मान कितना है जी, 800 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है, 800 बटे 98। हमें बताना है 39 यूनिट, किसी एक का बता दो, सबका ए का अलग है ना हर केस में, ए का बता दो, बी का अपने आप आ जाएगा, बी का अपने आप आ जाएगा, ए का बता देते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ए का चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो वो हो जाएगा 800 बटे 98 और गुणा 39, कितना बनेगा भाई ये 0 0 8 नाम 72, 7 8 तिया 24 और 7 31, और इसको 98 से डिवाइड करना है। तो 93 तिया 3 अट्ठे 24, 2 3 नाम 27, 2 29, 12 में से 4 गए 8 और 10 में से 9 गया 1। 0 98 एकम 98, 98 एकम 98, और ये एग्जैक्ट बार तो कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो 3 और 5 पर ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन 2 और 2 पर खत्म हो गया, ये 3 और 1 पर तो है लेकिन एग्जैक्ट बार नहीं कटेगा, ये दशमलव में जाएगा और दशमलव में केवल एक ही ऑप्शन है। तो आपका आंसर आ गया 318.37। एग्जैक्ट बार तो कटना ही नहीं है,
इतना तो हम जानते हैं, अगर एग्जैक्ट बार कटता तो फिर हम इस तरीके से क्यों करते, फिर तो हम यहीं पर काट देते। एग्जैक्ट बार नहीं कटेगा तो 317 तो आंसर हो नहीं सकता है, और 31 से स्टार्ट है तो ए और सी तो वैसे ही हट गए, बी बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी का किरे मूल्य निकालने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है किरे मूल्य निकालने की बी का, क्योंकि ए का आ गया, बी का अपने आप यही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो बी का भी निकाल सकते हो, 59 यूनिट का मान, 800/98 गुणा 59, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए भी गलत, सी भी गलत, और डी भी गलत। ये लेटेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट में आया हुआ सवाल है भाई ये। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कैटेगरी का सवाल है देखना जरा, कैटेगरी सी का ही तीसरी कैटेगरी का सवाल है। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदी। पहली जैकेट को K% का लाभ और दूसरी जैकेट को K% की हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो ये कैटेगरी 3 का सवाल बनता है, जहां सेलिंग प्राइस इक्वल होता है। कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिया है, हमें मतलब नहीं अलग अलग हो, पिछले सवालों में एक साथ दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, फिर सेलिंग प्राइस निकालते थे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट हैं भाई, ए और बी, और दोनों का क्रय मूल्य हमको पास में दिया हुआ है हमारे कि 2100 रुपए की ये जैकेट है और 3150 रुपए की ये जैकेट है, 3150 की जैकेट ये है। अब उसने कहा कि पहली जैकेट को K% के लाभ पर बेचा और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो K का मान बताओ। बच्चे एक बात बताओ मुझे आप, अगर पहली जैकेट को K% लाभ पर बेचा जाए तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, कितने परसेंट में बेचा जाएगा? अभी तक तो आप ब्लॉक हो नहीं अंशु भाई, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो जरूर ब्लॉक करा दूंगा मैं आपको। आप पिछले 15 मिनट से मैं ब्लॉक हूं, मैं ब्लॉक हूं, मैं मेरे कंधों पे बैठना चाहते हो, अगर ब्लॉक नहीं हो तो तुम क्या करना चाहते हो, तब भी तुम वीडियो ही देख रहे होगे। हैं? अरे यार, फ्लो तोड़ देते हो तुम लोग सारा का सारा। पिछले 15 मिनट से लाल पीली इमोजी, मैं ब्लॉक हूं, मैं ब्लॉक हूं। ब्लॉक नहीं भी होगे तब भी मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, क्या फायदा। करवा लिया नुकसान अपना ही फ्लो तोड़वा के, क्या फायदा हुआ बताओ। बहुत मैं कह रहा हूं फोकस करने वाले सवाल हैं ये फोकस करने वाले सवाल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको पढ़ी है ब्लॉक अनब्लॉक की, ऐसे करते रहोगे, अनब्लॉक भी रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमारे पास तुम 3 महीने 2 महीने के लिए हो, फिर क्या हो, फिर कितने ब्लॉक अनब्लॉक होते रहना। देखो क्या कह रहा था मैं भाई, 2 ऊनी जैकेट है, 2100 और 3150 कॉस्ट प्राइस है। अब उसने कहा कि पहली जैकेट को K% के लाभ पर बेचा। किसी चीज को अगर K% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या उसका सेलिंग प्राइस जो होगा भाई, 2100 रुपए तो उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं कहूं इसका सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहेंगे 100 प्लस K%, 100 में जोड़ देंगे, ये उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसने कहा कि दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचा गया है, तो दूसरा जैकेट का कॉस्ट प्राइस है 3150, और अगर इसको K% की हानि पर बेचा जाएगा तो इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 100 माइनस K%, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। हो गया सवाल, K की वैल्यू निकाल दो, K की वैल्यू निकाल दो। कैसे होगी, क्रॉस आप रेशियो बनाओ यहां से भाई। देखो परसेंट से तो परसेंट उड़ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 7 से कटेगा क्या ये, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 200,
प्लस 2 के बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 3 के, ये 3 इधर आ जाएगा 5 के बराबर 200 उधर जाएगा 100, तो के कितना आ गया 20, और उसी की ही वैल्यू आपसे पूछी थी। क्या चीज यहां से आपको पता करने को मिली कि सेलिंग प्राइस अगर समान है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन होना चाहिए, सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, तो हम अपना सेलिंग प्राइस निकालकर उसको बराबर कर देते हैं, तो वहां से हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाती हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है हमारी। तो ये वाला सवाल भी अब पिछले की तरह आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, आ जाते हैं भाई कौन सी कैटेगरी का है बताना जरा। कैटेगरी 3 का ही है, कैटेगरी 3 का ही सवाल है। उसने कहा, अच्छा राहुल सर गुस्सा हो गए यार, क्यों गुस्सा करते हो तुम भाई, इतने सीधे व्यक्ति हैं यार, वो सच में बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनके साथ पिछले 2.5 साल से रह रहा हूँ, 2.5 साल से मैं जानता हूँ उनको, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं वो सच में। जितना वो आपको गुस्से वाले दिखते हैं ना चैनल पे, मगर उसका अपोजिट है, वो सज्जनता में बहुत सज्जन है। आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। प्रत्येक को 12,600 में बेचने का मतलब है कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। पहली लाइन से आपने क्या सीखा कि अगर उसने प्रत्येक को 12,600 में बेचा है, इट मींस के सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, पहली को भी 12,600 में और दूसरी को भी 12,600 में, दूसरी को भी 12,600 में। अगर पहली घड़ी को 26% के लाभ पर बेचा, दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। ये कैटेगरी 3 का सवाल है और ये बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। यहां हमें पहली लाइन से पता चला कि भैया सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो बराबर है, इतना आपको पता चला। अब हाँ बिल्कुल सही, मत क्या करो यार कमेंट ऐसे उल्टे सीधे, मेरी क्लास में कर लिया करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे राहुल सर के में मत क्या करो। मैं तो क्या करूंगा, मेरी क्लास में तुम नहीं, देखो राहुल सर की क्लास में तुम उल्टे सीधे कमेंट करते हो, राहुल सर गुस्सा कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर निकाल देते हैं। मेरी क्लास में तुम उल्टे सीधे कमेंट करोगे, मैं क्या करूंगा। ये जो यहाँ टाइम दिख रहा है ना 20 बज के 8 मिनट, ये जब तक 22 बज के 8 मिनट नहीं हो जाएगा मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं ऐसे कर सकता हूँ, बताओ तुम, और ज्यादा मुझे परेशान करोगे, ये जब तक 24 बज के 8 मिनट नहीं हो जाएगा मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं ऐसे बदला ले सकता हूं। तो सालने का सेलिंग प्राइस है समान। अब उसने कहा पहली को 26% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। हमें 12,600 की कोई नीड नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब बात कहे परसेंट में, जब बात कहे परसेंट में, तो हम ओरिजिनल नंबर का ज्यादा यूज करेंगे नहीं, ज्यादा यूज हम करेंगे नहीं, हम ना 100 मान के कर लेंगे हम 100 मान के कर लेंगे कि भाई अगर पहली घड़ी को 26% के प्रॉफिट पर बेचा है ना, 26% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 126। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126। अगर दूसरे को उसने 10% की हानि पर बेचा, ये तो पहली घड़ी है, दूसरी घड़ी को 10% की हानि के 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 90 रुपए सेलिंग प्राइस है। देखते रहना तुम। अब पहली घड़ी 26% लाभ, दूसरी घड़ी 10% हानि, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस समान कर दो यहां से,
यहां से दोनों का सेलिंग प्राइस समान कर दो। ये दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल कैसे करेंगे जी? इन दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर इसको और छोटा भी कर सकते हो। और छोटा भी कर सकते हैं इसे, भाई 2 से काट सकते हैं इसे 50, और 2 से काट सकते हैं 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। 2 से काट सकते हैं 50, 5 से काट सकते हैं इसको 20, और 5 से 18। अब 18 63 का एलसीएम ले लो। 18 63 का एलसीएम कितना आएगा जरा बताना मुझे। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, निम्मा 126 आ जाएगा। 126 अगर मैं इसको बनाऊंगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 126 बनाऊंगा तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना, कमेंट में ज्यादा फोकस मत करो। उसने कहा एक व्यक्ति 2 कलाई घड़ी प्रत्येक को 12,600 में बेचता है, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस बराबर है भैया, पहली घड़ी पर 26% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि, ओवरऑल पूछा। तो मैंने पहली घड़ी पर 26% का लाभ 100 से 126 या फिर 50 से 63, दूसरी पर 10% की हानि 100 से 90 या फिर 20 से 18। अब मुझे सेलिंग प्राइस ना बच्चे समान करना है, इक्वल करना है, तो 63 और 18 का एलसीएम लिया 126, इसको 126 बनाया 2 से गुणा करके, इसको बनाया 7 से गुणा करके, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो ये 2 से गुणा किया तो ये भी 2 से गुणा करना पड़ा, ये 7 से तो ये भी 7 से। अब उसने कहा ओवरऑल बता दो जी, ओवरऑल क्या होगा? तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 और 140, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 240, ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालना 126 और 126 यानी कि 252। ओवरऑल निकाल दिया मैंने दोनों घड़ी का। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने किया कि सेलिंग प्राइस इक्वल किया, फिर ओवरऑल पूछा तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 240, 63 दूनी 126, 18 सत्ते 126, दोनों को जोड़ा 252। ओवरऑल देख लो भैया कितने का बना, 12 का प्रॉफिट बना है, 240 से 252, और कितने पर 240 पर इंटू 100, 12 दूनी 24 और 20 पंजे 100, 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में है भैया? बी। एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे इसे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां परसेंट अलग है। एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से जो होता है वो सवाल भी है मेरे पास। मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं ना, वो सारे सवाल बोर्ड पर आपको मिलेंगे कि ऐसा हो वैसा हो, कैसे हो ऐसे हो, सब कुछ आपके सामने मिलेगा। जो पढ़ा रहा हूं उस फ्लो में पढ़ते जाओ बस। ठीक है कि भाई सेलिंग प्राइस इक्वल है, एक को परसेंट प्रॉफिट, दूसरे को परसेंट लॉस, तो हमें सेलिंग प्राइस इक्वल करना है और ओवरऑल देखना है फिर कितना उसे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ भाई, आप यहां 126 और 90 का एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ तो गए ना? देखो समझ तो गए, मैच्योर्ड लोग हो आप, है ना, कि समझ तो गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं सेलिंग प्राइस इक्वल करना चाह रहा हूं बस। आगे चलते हैं, ये बताना जरा, जल्दी से बता दो। करो। बेस्ट नहीं होगा, आज तुमने, एक बच्चे ने मुझे थोड़ा सा बीच में रोका सवाल करते टाइम, फिलो, अब मेरे लिए कुछ मत कहो, उसकी वजह से क्लास चलेगी 9 बजे तक। भाई मैं तो छोड़ देता 8 बजे, 8:15 छोड़ देता, लेकिन 45 मिनट एक्स्ट्रा मैं इसे ले ले रहा हूं, एक बच्चे ने फिलो तोड़ा बीच में, अब उसकी वजह से आपको 45 मिनट भरने पड़ेंगे। भरो, मेरी कुछ गलती नहीं है।
दिस इज माय वे। बताइए। ना समझ वाले बहुमूल्य समय को नष्ट ना करें। सवाल है, दो वस्तु 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं। 9720 रुपए में एक की दर से, मतलब कि सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि बताओ परसेंट में। रुपए में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रुपए में भी बता देंगे भैया। कैसे? वही काम करना है सेम, कि सेलिंग प्राइस तो इक्वल है। पहली लाइन से हमें पता चला सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब उसने पहली को अगर 8% के लाभ पर बेचा है तो पहली वस्तु कितने में कर दी भैया? 100 से 108। दूसरी को 10% की हानि तो 100 से 90। 100 से 90। सेलिंग प्राइस बताना जरा, सेलिंग प्राइस बताना जरा, दोनों का बराबर करना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो क्या मुझे सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा? क्योंकि प्रत्येक को 9720 में उसने बेचा है, प्रत्येक को 9720 में। और ये टाइप वाइज नहीं है, एक तरह से टाइप वाइज क्वेश्चन कराओ। टाइप वाइज 9-10 तक चलेगी क्लास। और पूछो, ये टाइप वाइज नहीं करा रहा हूं मैं, उल्टे सीधे करा रहा हूं। 9-10 तक चलेगी क्लास। अब चलो भाई, क्या कहा मैंने? 108 और 90, इनका एलसीएम लेंगे और फिर इन दोनों को ना बराबर करेंगे। इन दोनों को बराबर करेंगे। 108 और 90 का एलसीएम बताना जरा। 90 और 108 का एलसीएम कितना होता है भाई? 18 कॉमन ले लेंगे। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 और 18 तिया 54। 540 आ गया एलसीएम। अब इसको अगर मैं 540 बनाऊं, अगर मैं इसको 540 बनाऊंगा तो कितना आएगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 540 बनाऊंगा तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस मैंने इक्वल कर दिया। और सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है तो फिर अगर यहां 5 से गुणा किया तो यहां भी 5 से और यहां भी 5 से। भाई सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 540 ये, 540 ये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है और 500 रुपए इसका नहीं, ये 6 से गुणा करना है, ये 6 से, तो 600 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है। ओवरऑल कितना हो गया? 1100 रुपए कॉस्ट प्राइस। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? 1080। 1080 सेलिंग प्राइस है। किसी चीज को 1100 रुपए में खरीदकर अगर आप 1080 में बेचते हो तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? सर 20 यूनिट का लॉस होगा। आपसे परसेंट में नहीं पूछ रहा, आपको 9720 एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 9720 एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 540 और 540, एक यूनिट का 540 यूनिट का मान कितना है? 9720। एक यूनिट का मान कितना है? 9720। 9720 बटे 540। 9 छिक्के 54, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 6 से जाएगा 6 एकम 6, 6 8 48। एक यूनिट का मान 18, तो भैया लॉस हुआ 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? 360। 360 रुपए का लॉस है। कहां रहा ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन। मैं रिपीट करता हूं, सवाल है कि दो वस्तु 9720 प्रत्येक में बेची है। प्रत्येक में बेची मतलब सेलिंग प्राइस समान। पहली पर 8% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ रुपए में। मैंने वही काम किया, 100 से 108, 100 से 90, फिर मैंने सेलिंग प्राइस को बराबर कर लिया। 540 एलसीएम आया, इसको 540 बनाया, इसको 540, 5 और 6 की यहां भी मल्टीप्लाई करी। कुल कॉस्ट प्राइस 1100, कुल सेलिंग प्राइस 1080, डिफरेंस कितना? 20 का। अब ये तो यूनिट में आया। उसने कहा एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 9720 है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस तो 540 है, एक यूनिट का मान 18, तो 20 यूनिट का मान 360।
आप इसे ओरिजिनल नंबर से भी कर सकते हो। देखो ये तरीका तो बहुत बेस्ट है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन इससे भी अगर आप और दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं भाई। और क्या तरीका इसका आप अप्लाई कर सकते हो, आप ना ओरिजिनल से ही कर सकते हो कि 9720 अगर सेलिंग प्राइस है एक का, तो आप कह सकते हो 108% की वैल्यू 9720, तो 100% कितना होगा, वो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बटे 108 और गुणा 100, ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी वस्तु के लिए उसने कहा 90% बराबर 9720, तो 100% कितना 9720 बटे 90 गुणा 100, ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ऐसे भी आप कर सकते हो ओवरऑल, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, बताओ भाई इसका क्या होगा। वो कैम्बो खुश हुआ। देखो वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, अभी कैटेगरी 3 चल रहा है, कैटेगरी 3 तक ही मैक्सिमम सवाल बनते हैं, कैटेगरी 4 में तो एक आध मुश्किल से सवाल आपको देखने को मिलेगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, टोटल विक्रय मूल्य दिया है। पिछले सवाल में किसी एक का दिया हुआ था 9720, दूसरे का भी 9720, यहां ओवरऑल दे दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य, और ऊपर बोल दिया दोनों का विक्रय मूल्य समान है। किसी एक का निकालना होगा, आधे से डिवाइड कर देंगे इसको, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे। आपसे कहा ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप आराम से कर सकते हो। कैसे भाई, देखो उसने दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछा है, दोनों का सेलिंग प्राइस मिलाकर कितना है 48,640, ऊपर की लाइन में बोला सेलिंग प्राइस समान है, तो सेलिंग प्राइस क्या सेम है, यस। और सेलिंग प्राइस अगर सेम है और दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, तो किसी एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा किसी एक का 48,640 बटे 2, ये आ जाएगा 24, 32 और 0, ये किसी एक का सेलिंग प्राइस आ गया, दूसरे का भी 24, 32, 0 होगा। अब ऑप्शन से उठा लो, एक पर 28% का लाभ कर दो, दूसरे पर 24% की हानि कर दो, और देख लो विक्रय मूल्य बराबर कहां मिलेगा, विक्रय मूल्य दोनों का 24,320 आना चाहिए दोनों केस में। ये तो हो गया आपका ऑप्शन से, लेकिन अपने उसी मेथड से चलें जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किसी एक को 28% के लाभ पर बेचा तो 100 से कितना 128, दूसरे को 24% की हानि तो 100 से कितना 76। ये शॉर्ट कर लो, क्योंकि इनका एलसीएम लेना ना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, तो ये और छोटा कर सकते हो रेशियो। ये 4 से काट दें 25 बार, और 4 से काट दें 32 बार, 4 से काट दें 25 बार, और 4 से काट दें 19 बार। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, बच्चे सेलिंग प्राइस इक्वल करो, 32 और 19 को इक्वल करना है, 32 और 19 को इक्वल करना है, तो कैसे करें जी, आप एलसीएम लो 32 और 19 का, ऊपर 19 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 32 की, बस हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल। यहां भी 19 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां 32 की, हो गया। एग्जैक्ट भी ना निकालोगे ना, तो जो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, दोनों का कॉस्ट प्राइस, इनका रेशियो भी आप ले सकते हो कि 25 गुणा 19 पहले का कॉस्ट प्राइस है, और 25 गुणा 32 दूसरे का कॉस्ट प्राइस है, तो बच्चे 19 और 32 के रेशियो में आपका आंसर होगा। स्माइल कर दो अब तो कि भाई मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए, मैंने कॉस्ट प्राइस 25 गुणा 19, 25 गुणा 32, उसने कॉस्ट प्राइस पूछा था, मैंने 19 और 32 का रेशियो निकाल दिया, मेरा जो भी ऑप्शन 19 32 के रेशियो में होगा
वही मेरा आंसर हो जाएगा डी। ओके, नहीं भी अगर करना चाहते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको इसलिए बताता हूं। देखो, पहली पॉसिबिलिटी बताई ऑप्शन से, आपकी मर्जी, आप ट्राई करो। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां हमने सेलिंग प्राइस इक्वल किया तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया। ये मैंने कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लिया 1932, मेरा आंसर 1932 के रेशियो में होगा। नहीं भी करना चाहते हो, एग्जैक्ट भी निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस टोटल ये है, अलग अलग एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 3 60, 608 यूनिट, ये भी 608। एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 608 यूनिट का मान कितना है भाई, 24,320। एक यूनिट का मान कितना होगा, 24,320 बटे 608। 19 से चला जाएगा, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 5, 19 दूनी 38, 12 और 3 15, 19 अट्ठे 152, 0, 32 चौके 128। एक यूनिट का मान आ गया 40 और बस अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, निकाल दो। 25 गुणा 19 गुणा 40 पहले का कॉस्ट प्राइस, और 25 गुणा 32 गुणा 40 ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस। ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, एग्जैक्ट से भी आ जाएंगे ना भाई। उसने मुझे दिया दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस इतना, किसी एक का सेलिंग प्राइस निकाला और वो मैंने 608 के बराबर कर दिया। एक यूनिट का मान 40, अलग अलग कॉस्ट प्राइस पूछा था, 25 गुणा 19 गुणा एक यूनिट का मान 40 पहला कॉस्ट प्राइस, 25 गुणा 32 गुणा 40 दूसरे का कॉस्ट प्राइस। अगर आप एग्जैक्ट भी निकालना चाहते हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आप यहीं से इन दोनों का रेशियो लिया और 1932 में केवल यही ऑप्शन आ रहा था, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मोमो ठंडा हो रहा है वाह, चलो कुछ बढ़िया सिखाता हूं, आसान सिखाता हूं कुछ। इसी में ही रूल लिखना कि अगर इस तरह के सवालों के लिए ही वैलिड है वैसे, कि अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और एक वस्तु को A% का प्रॉफिट है और दूसरी वस्तु पर A%, जितना यहां प्रॉफिट हो रहा है दूसरी पर उतना लॉस हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस, और सेलिंग प्राइस बराबर है। पिछले सवालों में ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं थे, उन सवालों में ये वाला तरीका अप्लाई मत कर देना। कंडीशन है ये कंडीशन है ये कि सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, एक वस्तु पर A% प्रॉफिट और दूसरी पर उतना ही लॉस होना चाहिए। ऐसे केस में आपको जो ओवरऑल होगा वो लॉस होगा, हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, A² बटे 100% का, हमेशा। जहां प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल हो और सेलिंग प्राइस बराबर हो, ये दोनों इक्वल हो, ओवरऑल लॉस होगा A² बटे 100 का। आप अपने उस तरीके से भी कर सकते हो जो हम करके आए हैं पीछे, आप उससे खुद ट्राई करना। मैं इस वाले से आपको बता देता हूं। देखो, टीवी सेट 4800 प्रत्येक पर बेचे। इससे आप क्या समझे, प्रत्येक पर बेचे मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या समझे इससे आप, सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस सेम, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। देखना, एक पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% हानि, जितना प्रॉफिट यहां हुआ दूसरे पर उतनी हानि हुई। तो ऐसे केस में ओवरऑल पूछा है आपसे, ओवरऑल हो जाएगा A² बटे 100% का लॉस, प्रॉफिट नहीं, हमेशा लॉस होगा। तो लाभ वाले ऑप्शन को तो कभी लगाना ही मत आंसर। ऐसे केस में लॉस होगा A² बटे 100, ए कितना है 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 4% का लॉस, ऑप्शन नंबर सी हमेशा। आप इसे उस तरीके से करके देखना कि पहली को 20% लाभ, 100 से 120, 100 से 80, सेलिंग प्राइस बराबर करना और ओवरऑल देख लेना, है ना। ये सवाल करो,
56 क्वेश्चन है आज के लिए, अभी हम 50वें पे हैं। करंट अफेयर चल गया, तो कल संडे है, उसे तब कवर कर लेना जरूरी है लाइव देखनी क्लास। करंट की स्पेलिंग तो सही लिख लो, CARRANT। कैसे तुम CHSL निकालोगे, कैसे तुम CGL निकालोगे? करंट की स्पेलिंग ऐसे लिख रहे हो तुम, CARRANT, राम जाने। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, भाई सेलिंग प्राइस समान है। सवाल ने कहा यदि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरी को 15% की हानि पर बेचा जाए, जितना प्रॉफिट यहां हो रहा है उतनी ही हानि यहां पर हो रही है, परसेंट सेम है। और आपसे पूछा ओवरऑल, ओवरऑल तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। और कितना होगा? 15 का स्क्वायर बटे 100% का लॉस, कितना आ जाएगा? 2.25% का लॉस है, ऑप्शन नंबर डी। तो कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, सेलिंग प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस समान होगा, जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट होना चाहिए, ओवरऑल लॉस होगा। सेलिंग प्राइस समान, सॉरी परसेंट समान नहीं है, वो सवाल हम कर चुके हैं। फिर हमें 100 से उतना 100 से इतना करके सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ता है। आओ इस सवाल पे, ये देखो। अच्छा, अरे यार ऐसा इमोशनल मैसेज करोगे तुम अब? चलो ठीक है भाई, बड़ा इमोशनल मैसेज किया एक भाई ने कि सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, 9 बजे से प्रैक्टिस सेट भी लेना है, कुछ खाया नहीं है सर, दया कर लो, इस पेट पर दया कर लो। चलो, पेट पर दया कर ली भाई, चलो ये कर लो, डोंट वरी। ऐसे नहीं मैं गुस्से में छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने छोटे भाई बहनों कर लेंगे, मजे में कर लेंगे सिलेबस को, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते जरूर रहो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।